नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस फुल लेंथ टेस्ट ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है, जहां पर टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पार्टी चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। मतलब कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था, किस सेशन में हुआ था। तो आई होप आप सभी को पता होगा, 1907 में स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में, सूरत सेशन जो कांग्रेस का था उसके दौरान। ठीक है, तो जो कांग्रेस था वो एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स, गरम दल और नरम दल में डिवाइड हो गया था। तो इस हिसाब से आप देखिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि इस सेशन में प्रेसिडेंट कौन रहा। तो सूरत सेशन में जो प्रेसिडेंट रहे 1907 में आईएनसी के, वो थे आपके रास बिहारी घोष। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है, एक तरफ लिखे हुए हैं न्यूज़पेपर के नाम और दूसरी तरफ आपको एडिटर का नाम बताना है। तो सुधारक न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे वो आपके गोपाल गणेश आगरकर थे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अल हिलाल न्यूज़पेपर के एडिटर जो थे, ध्यान रखिएगा, वो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अल हिलाल समाचार पत्र के जो संपादक थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे। तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ये कौन थे? ये आपके अबुल कलाम आजाद थे। बाकी इंडिपेंडेंट समाचार पत्र के संपादक आपके मोतीलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो बी गलत है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर स्थित है। तो आलमगीरपुर स्थित कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा, मेरठ में स्थित है। ठीक है, और किस पुरातत्वविद ने आलमगीरपुर का उत्खनन करवाया था? तो ये आपके थे यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा एक्सकवेशन कराया गया था आलमगीरपुर का, जो कि एक आप कह सकते हैं हड़प्पन साइट है। और ये कहाँ पर है? ये आपका मेरठ में मौजूद है। और ये एक्सकवेशन कब हुआ था? तो ये एक्सकवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1958 में। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। तो यज्ञदत्त शर्मा ने ही रोपड़ का भी एक्सकवेशन कराया था। और रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं। ये रोपड़ जो आपका हड़प्पन साइट है, इसका भी एक्सकवेशन यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। और ये रोपड़ जो साइट है, हड़प्पन साइट, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्रोनोलॉजी में आपको यहाँ पर लगाना है। तो बकाश्त आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये आपका 1936 में हुआ था। उसके बाद अगर तेलंगाना विद्रोह की हम बात करें तो 1946 से आपका 51 तक ये चला। एका आंदोलन आपका 1921 से 22 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन है हमारा, ये सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपको क्रोनोलॉजी में ही लगाना है। तो टीटू मीर का आंदोलन जो था, ये आपका हुआ था 1782 से 1831 के बीच में। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी आंदोलन जो हुआ था, ये आपका 1825 से 1835 के बीच में हुआ था। मोपला आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स 1836 से लेकर के 1854 के बीच में। और नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से लेकर के 1860 के बीच में। तो इस हिसाब से जब आप इसको लगाएंगे क्रोनोलॉजी में तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सत्य शोधक जो मूवमेंट हुआ था, ये हुआ था आपका 1873 में। अरवीपुरम का जो आंदोलन था, ये हुआ था आपका 1888 में। जस्टिस पार्टी आंदोलन हुआ था 1916 में। और नायर आंदोलन हुआ था आपका 1891 में। क्रोनोलॉजी में जब आप इसको अरेंज करेंगे तो 1 2 4 3 ये आपका सही कालानुक्रम व्यवस्थित रहेगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय महिला संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन कहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था? तो मद्रास में स्टेब्लिश हुआ था। और किसने स्टेब्लिश किया था? एनी बेसेंट ने स्टेब्लिश किया था 1917 में। ध्यान रखिएगा, मद्रास में
हुआ था एस्टेब्लिशमेंट 1917 में किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन या फिर भारतीय महिला संघ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, सेवा समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। और किसने एस्टेब्लिश किया था सेवा समिति? तो आपके हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में 1914 में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आप सभी को पता है बॉम्बे में हुई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। निष्काम कर्म मठ की स्थापना हुई थी पुणे में, ये भी करेक्ट है। भारत स्त्री मंडल, ध्यान रखिएगा, बनारस में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कौन भारत धर्म महान मंडल के संस्थापकों में नहीं था? Who among the following was not among the founders of भारत धर्म महान मंडल? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत धर्म महान मंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो भारत धर्म महान मंडल की स्थापना हुई थी बनारस में। कब हुई थी? 1902 में। और कौन कौन था? तो 3 लोग मुख्यतः इसमें शामिल थे। एक थे आपके मदन मोहन मालवीय, एक थे आपके दीनदयाल शर्मा और एक थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो रमाबाई रनाडे इसमें शामिल नहीं थे। तो आप कह सकते हैं ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेन एंड वेयर वॉज द देवा या आप कह सकते हैं देव समाज स्टेब्लिश्ड? तो देव समाज की स्थापना हुई थी लाहौर में 1887 में। और किसने स्टेब्लिश किया था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। तो शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 में देव समाज की स्थापना की गई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग लिखा हुआ है इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है गलत विकल्प का, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है सेवा सदन की, ठीक है, सेवा सदन की। तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और गलत विकल्प का आपको चयन करना है, बंबई में स्थापना हुई थी बीएम मालाबारी के द्वारा, बेहराम जी एम मालाबारी। तो आप कह सकते हैं तीनों ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। जो सेवा सदन की स्थापना की गई थी वो बीएम मालाबारी के द्वारा 1885 में बॉम्बे में की गई थी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है कोई भी गलत नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन था। तो निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है सेवा सदन के बारे में, सेवा सदन के बारे में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? और निम्नलिखित में से कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की गई थी, 1884 में पुणे में, ठीक है। 1884 में पुणे में की गई थी। और कौन इसमें शामिल नहीं था? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन शामिल था, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे। तो एक तो आपके थे एमजे रनडे, उसके बाद थे आपके वीजी छिबदोनकर, ठीक है, ये भी आपके फाउंडिंग मेंबर थे। और जीजी अगरकर। इसमें आप कह सकते हैं कि आरजी भंडारकर जो हैं ये आपके इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे। तो हम कह सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायान सभा से संबंधित नहीं था? तो रहनुमाई मजदायान सभा से संबंधित कौन लोग थे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे रहनुमाई मजदायान सभा जो था इसकी स्थापना 1854 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन था इसके संस्थापकों में? तो हम कह सकते हैं एसएस बंगाली, नौरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी, ये 3 लोग थे। हम कह सकते हैं कि इसमें करामत अली जौनपुरी शामिल नहीं थे। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, और यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक करेक्शन जरूर कीजिएगा कि ये जो रहनुमाई मजदायान सभा थी, ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, ठीक है। और स्थापना हुई थी 1851 में। और कौन शामिल नहीं था? तो करामत अली जौनपुरी, ये शामिल नहीं थे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है गलत विकल्प का, ठीक है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932। तो ध्यान रखिएगा पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है। जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था ये आपका 1933 में लॉन्च किया गया था, 1932 में नहीं। तो पहला ही गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका ऑल इंडिया किसान सभा जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट 1936 में हुआ था।
और जो बर्मा ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था वो आपका 1935 में हुआ था। तो बाकी दोनों ऑप्शन सही हैं, ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। आपको क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है। तो लॉर्ड इरविन द्वारा जो दीपावली घोषणा की गई थी वो 1929 में की गई थी, 1929 में। श्रद्धानंद स्वामी की जो हत्या हुई थी आप कह सकते हैं 1926 में हुई थी। केरल में जो मोपला रिविलियन था ये आपका हुआ था 1921 में। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 में। तो जब आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाएंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। एक तरफ श्रेणी लिखी हुई है कैटेगरी विद रिस्पेक्ट टू द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल शासन संबंधित अधिकारियों संबंधित एक तरफ कैटेगरी लिखी हुई है, श्रेणी लिखी हुई है, और एक तरफ उनसे संबंधित विभाग लिखे हुए हैं। तो जो दीवाने अर्ज था, ध्यान रखिएगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपका सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत मुहतासिब, ध्यान रखिएगा, दीवाने रसालत मुहतासिब जो था ये आपका फॉरेन अफेयर्स या विदेश मामले का मंत्रालय आप कह सकते हैं या डिपार्टमेंट था। दीवाने कजा जो था ये आप कह सकते हैं जुडिशियल या न्यायिक विभाग था। और दीवाने बरीद आपका खुफिया विभाग था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। तो इस हिसाब से आप देखिए जो सी वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एंड विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर, जो मुगल शासन या मुगल साम्राज्य के अधिकारियों संबंधित यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए, आपको बताना है कौन सा सही है। तो जो मुकद्दम होता था, ध्यान रखिएगा, वो विलेज का हेड होता था, गांव का मुखिया, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो सदर है ये आप कह सकते हैं कि न्यायिक मामलों का प्रबंधन यहाँ पर होता था। मुशरिफ ए मुमालिक, ध्यान रखिएगा, मुशरिफ ए मुमालिक अकाउंटेंट या लेखाकार होता था। और मीर अर्ज जो था ये याचिकाओं के प्रभारी होते थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इंचार्ज ऑफ पिटिशंस। अगला क्वेश्चन नंबर 19। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल डिपार्टमेंट्स अंडर दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो केंद्रीय विभाग थे उनसे संबंधित आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो दीवाने इस्तियाक ये आपका पेंशन डिपार्टमेंट था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी दीवाने को ही आपका कृषि विभाग और दीवाने इंशा आपका पत्राचार विभाग होता था, ठीक है। अगला यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ व्यक्ति लिखी हुई है और दूसरी तरफ प्रसिद्ध रचनाएं लिखे हुए हैं। तो छपड़क की प्रसिद्ध रचना आपकी क्या थी, वो थी आपकी ज्योतिष शास्त्र। उसके बाद अगर शंकु की हम बात करें तो शंकु की रचना थी शिल्प शास्त्र, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वराह मिहिर की रचना थी आपकी बृहत संहिता। और वेताल भट्ट आप कह सकते हैं इनकी रचना थी मंत्र शास्त्र। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता में आयात से रिलेटेड, तो एक तरफ धातु लिखी हुई है, दूसरी तरफ लिखा हुआ है कि उनका आयात कहाँ से होता था। तो जो फिरोजा या टोटाइस था, है ना, इसका आयात होता था आप कह सकते हैं खुरासान से, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। आपको गलत का चयन करना है, ध्यान रखिएगा। सेलखड़ी या फिर स्टेटाइट आपका आयात किया जाता था तापिश या ईरान से। और बिटुमिन जो था, ध्यान रखिएगा, इसका जो आयात था ये पामीर से नहीं होता था, ये आपका बलूचिस्तान से होता था, ठीक है। तो ये हमारा गलत लिखा है, सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो सीसा या लेड था इसका आयात होता था साउथ इंडिया से, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा गोत्रा हैज बीन मेंशन्ड, किस वेद में गोत्र का उल्लेख किया गया है। तो अथर्ववेद, ध्यान रखिएगा, इसमें गोत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज हैव बीन मेंशन्ड, मतलब किस इनमें से किस में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख है। और आप कह सकते हैं गोत्र का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा से चयन करना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजा का नाम लिखा है। तो कौशल महाजनपद के राजा थे आपके प्रसन्नजीत, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो वज्र महाजनपद था, इसको वजी भी कहा जाता था, इसके प्रसिद्ध राजा थे चेतक। चेदी जो महाजनपद था उसके प्रसिद्ध राजा थे आपके शिशुपाल। और वत्स जो महाजनपद था उसके प्रसिद्ध राजा थे आपके उदयन। अगला क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो हूण वंश की राजधानी थी आपकी सियालकोट, ध्यान रखिएगा। पांड्य वंश की राजधानी आपकी मदुरई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रकूटा की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सही विकल्प का आपको चयन करना है। संबंधित राज्य एक तरफ है, दूसरी तरफ जनजाति महोत्सव।
तो सिक्किम में जो जनजातीय महोत्सव है, ट्राइबल फेस्टिवल है, वो आपका सागा दावा है। ध्यान रखिएगा, सिक्किम में सागा दावा है। तमिलनाडु में आप कह सकते हैं थाईपुसम, और मणिपुर में आपका चवांग कोठी था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और तेलंगाना में आपका बथुकम्मा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ ट्राइब का नाम लिखा है कि कौन सी ट्राइब किस राज्य में पाई जाती है। तो जो खैरा जनजाति है, ये आपकी झारखंड की है। पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी केरल में आप कह सकते हैं कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र में आपकी कातकरी जनजाति है, और मेघालय में हुजूम जनजाति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर पावर प्लांट किस स्टेट में है। तो पहला ऑप्शन है बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। बैरासियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। सलाल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपका कर्नाटक में है। तो सदर्न स्टेट में आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। ईस्टर्न मोस्ट थर्मल पावर स्टेशन का आपको बताना है, इनमें से कौन सा सबसे पूर्वी थर्मल पावर स्टेशन है। तो जो आपका कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन है, ध्यान रखिएगा, ये आपका वेस्ट बंगाल में है। नामरूप थर्मल पावर प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, असम में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बरसिंगसर जो थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका राजस्थान में है। और रायचूर थर्मल पावर प्लांट ये आपका कर्नाटक में है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आसाम वाला। सबसे पूर्व में आपका यही वाला होगा, नामरूप। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। गूगामाल राष्ट्रीय उद्यान आपका 1975 में स्टेब्लिश किया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका 1974 में स्टेब्लिश किया गया था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका 1980 में स्टेब्लिश किया गया था। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका 1981 में स्टेब्लिश किया गया था। सही ऑप्शन ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी का नाम दिया हुआ है। तो कृष्णा राज सागर बांध, ये ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी के ऊपर ही बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी के ऊपर है। टिहरी डैम जो है आपका भागीरथी नदी के ऊपर है। और मैथन डैम जो है ये बनास रिवर के ऊपर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बराकर नदी के ऊपर है। ठीक है, बराकर रिवर। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो म्यांमार की सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? तो एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक आपका मणिपुर हो जाएगा, और मिजोरम हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड ये म्यांमार की सीमा को टच करते हैं। देखिए, त्रिपुरा इस लिस्ट में कहीं पर भी शामिल नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के चम्फाई जिले से होकर के गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा मिजोरम के चम्फाई जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है, और अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि कर्क रेखा किस राज्य के लोहरदगा जिले से होकर के गुजरती है? तो लोहरदगा जिला आपका झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लें कि जो कर्क रेखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा, ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो एक आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात में आप कह सकते हैं जसदान, यहां से होकर के गुजरती है। फिर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कलिंजर से होकर के गुजरती है। ठीक है, राजस्थान के बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका शाहजहांपुर से होकर के गुजरती है। उसके बाद आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सोनहाट, ठीक है, सोनहाट से होकर के गुजरती है। फिर आपका आता है झारखंड। झारखंड में हम कह सकते हैं लोहारदगा। और फिर आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ये गुजरता है कृष्णानगर से। ठीक है, तो गुजरात में जसदान, राजस्थान में कलिंजर, मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर, छत्तीसगढ़ में सोनहाट, झारखंड में लोहारदगा, वेस्ट बंगाल में कृष्णानगर। ये इतना एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दो और राज्य हैं, जिसमें आपका एक आ जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में आपका उदयपुर, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम। मिजोरम में ये गुजरती है चम्फाई जिले से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर कोई भी राज्य और कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाए तो ये क्वेश्चन आपका ओवरऑल रेडी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भूमध्य रेखा कितने एशियाई देशों से होकर के गुजरती है? तो आप कह सकते हैं टोटल 3 एशियाई देश हैं जहां से भूमध्य रेखा या इक्वेटर पास करती है। और वो कौन कौन से देश हैं? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। किरिबाती आपकी एक ओशियानिक कंट्री है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कौन उस लिस्ट में शामिल नहीं है जहां से इक्वेटर पास नहीं करता है? तो आप कह सकते हैं समोआ। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज डज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू? दक्षिणी अमेरिका के कितने देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा टोटल 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका की जहां से मकर रेखा निकलती है। एक आपकी है अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील और परागे। अर्जेंटीना, चिले, ब्राजील, परागे, यहां से आपकी मकर रेखा होकर के निकलती है। तो इसमें आप देखिए इस लिस्ट में इक्वाडोर कहीं पर भी शामिल नहीं है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। इनकरेक्ट ऑप्शन या गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। एक तरफ पर्वत शिखर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। तो बेटलिंग छिपी, ये जो पर्वत शिखर है, माउंटेन पीक है, ये आपका त्रिपुरा में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर राजस्थान में है। माउंट सरामती आपका नागालैंड में है। रियो पुरगिल, ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक हैज द लोएस्ट हाइट? अब यहां पर माउंटेन पीक की सबसे कम ऊंचाई किसकी है आपको बताना है। तो हरदेओल, इसकी ऊंचाई है 715 किलोमीटर। कामेत की ऊंचाई है आपकी 715 किलोमीटर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं 7151 मीटर। ठीक है, कामेत की जो ऊंचाई है ये आपकी हो जाएगी 7756 मीटर। सेसर कांगड़ी की ऊंचाई हो जाएगी 7672 मीटर। और सालतोरो कांगड़ी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7742 मीटर। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपसे सबसे कम पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 37। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना था। तो मरमू गोवा बंदरगाह जो है यह जुआर नदी के मुहाने पर स्थित है, लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कोच्चि बंदरगाह जो है ये लिखा हुआ है कि भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा जो कोच्चि है ये नहीं है, आप कह सकते हैं कोलकाता। जो कोलकाता बंदरगाह है ये आपका भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है। तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट है। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये सबसे डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। सही विकल्प का आपको चयन करना है, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी मुद्रा है। तो इरिट्रिया की मुद्रा है नाकफा, ध्यान रखिएगा नाकफा। जॉर्जिया की मुद्रा का नाम है लारी। इजराइल में जो मुद्रा चलती है उसको हम लोग शिकेल के नाम से जानते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी लाओस की मुद्रा है न्यूकिप। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। इनकरेक्ट या गलत ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ ज्वालामुखी है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो मुआना लोआ, ध्यान रखिएगा, ये आपका हवाईयन में मौजूद है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुआना लोआ और मुआना किया दोनों ही आपके हवाईयन आइलैंड में है, दोनों ही ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद लिखा है नेवादो सजामा। नेवादो सजामा आपका बोलीविया में है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। कोटापेक्सी आपका इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में, ये भी करेक्ट है। माउंट गिलुवे आपका जॉर्जिया में ना होकर के पपुआ न्यू गिनिया में है, ध्यान रखिएगा पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी नदी ताप्ती नदी की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है कौन सी नदी ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। तो जोंक रिवर ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। तो ताप्ती की जो मुख्य सहायक नदियां हैं कौन सी हैं? पूर्णा, पांझार और बोरी। ठीक है, जो जोंक रिवर है ये आपकी ताप्ती की सहायक नदी नहीं है। बाकी आपसे पूछा है कि कौन सी नदी महानदी रिवर की सहायक नदी नहीं है, या महानदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अनेर रिवर जो है ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी प्रमुख नदियां हैं महानदी की सहायक नदी में? एक आपकी हसदेव है, एक आपकी ओंग है और एक आपकी शिवनाथ है। ठीक है, बाकी जो जोंक है ये भी आपकी महानदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो अनेर लिखा हुआ है ये आपकी कहीं ना कहीं ताप्ती की सहायक नदी है। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। एलिफेंट रिजर्व नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ असम। तो आप कह सकते हैं कि सोनितपुर, देहिंग पटकाई और धनसरी लुंगडिंग, ये तीनों ही आपके असम में मौजूद हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव।
अगला क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैड नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2014। तो आप कह सकते हैं कि जो राजाजी टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और राजाजी कहाँ पर है तो आप सभी को पता होगा, उत्तराखंड में है। बाकी आइए देख लेते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका तेलंगाना में है, 2014 में स्टेब्लिश हुआ है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है, 2014 में स्टेब्लिश हुआ है। और बोर टाइगर रिजर्व भी आपका 2014 में स्टेब्लिश हुआ है और ये आपका महाराष्ट्र में है। तो बोर टाइगर रिजर्व ये आपका महाराष्ट्र में हो गया, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में हो गया, राजाजी आपका उत्तराखंड में हो गया और अमराबाद आपका तेलंगाना में हो गया। तो इस हिसाब से जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। बेसल कन्वेंशन 1989, क्योटो प्रोटोकॉल आप कह सकते हैं 1997, वीना कन्वेंशन हुआ था 1985 और बून कन्वेंशन हुआ था 1979। तो क्रोनोलॉजी आपको सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 अरहर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 अरहर उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो शीर्ष 3 अरहर उत्पादक राज्य कौन से हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो यहां पर आप देखिए इस लिस्ट में कहीं पर भी मध्य प्रदेश शामिल नहीं है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा स्टेट इंडिया के में टॉप 3 जूट एंड मेस्टा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नहीं आता है। मतलब कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 जूट और मेस्टा उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो शीर्ष 3 जूट और मेस्टा उत्पादक राज्य कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ठीक है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, ये तीनों शीर्ष 3 आप कह सकते हैं जे जूट उत्पादक राज्य हैं भारत के। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 46, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने, ठीक है। आप कह सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो लिखा हुआ है। उसके बाद बायफोकल लेंस जो लिखा हुआ है इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एस्प्रिन की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन ने की थी। और क्लोरोफॉर्म की खोज की थी आप कह सकते हैं सर जेम्स यंग सिम्पसन ने, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ सामान्य नाम है, दूसरी तरफ रासायनिक नाम है। ग्रेन एल्कोहल, तो ये आप कह सकते हैं स्प्रिट का रासायनिक नाम है इथाइल एल्कोहल, ठीक है, जो कि आपका बी ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रीन विट्रियोल जो है इसका रासायनिक नाम हो जाएगा फेरस सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, जो कि बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्लू विट्रोल जो होता है ये आपका कॉपर सल्फेट होता है। तो जो ध्यान रखिएगा ग्रीन विट्रोल होता है ये आपका होता है फेरस सल्फेट और ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट। सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग सिलिका विद सीरियम ऑक्साइड। सिलिका और सीरियम ऑक्साइड को साथ मिलाकर के कौन सा कांच बनाया जाता है, तो आपका लेड क्रिस्टल ग्लास होता है, ध्यान रखिएगा लेड क्रिस्टल कांच। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, ऑड वन आउट आपको करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल होता है और कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ए डी ई के, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ये फैट सॉल्युबल होता है या वाटर सॉल्युबल। तो ऑड वन आउट इसमें करेंगे तो खैर ये आपका B3 है नियासिन, थायमिन आपका B1 है और बायोटीन आपका B7 है। तो ये तो एक ग्रुप में हो जाएगा। रेटिनॉल आपका अलग हो जाएगा, ये आपका हो जाता है विटामिन ए। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ए डी ई के ये जो विटामिन हैं ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, मतलब वसा में घुलनशील है या जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही जो लिखे हुए हैं सारे ही मार्च के महीने मनाए जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो होता है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस जो है ये आपका 22 मार्च को होता है और शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन दिवस जो होता है ये आपका 1 मार्च को होता है। तो सारे ही मार्च के महीने में होते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में कौन सा एलॉय यूज किया जाता है, तो सोल्डर मेटल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन लीस्ट अमाउंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन आप कह सकते हो, आयरन कह सकते हैं क्रोमियम एंड निकिल, इनका यूज होता है। तो आयरन होता है लगभग 82% और क्रोमियम और निकिल होता है लगभग 18%, जिसमें जो निकिल है ये बहुत कम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53,
यह कांच का सबसे अच्छा प्रकार है, रूप है, और इससे वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए रासायनिक कंटेनर और उपकरण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर सेना ग्लास की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, जेना ग्लास या सेना ग्लास। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता है कि यहाँ पर विटामिन ए है आपका रेटिनॉल, टोकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई, और पेंटाथाइडोन हो जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ए डी ई के, ये सारे ही वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वहीं पर अगर हम विटामिन बी और सी की बात करें तो ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है? तो हम कह सकते हैं इनमें से कोई भी फैट सॉल्युबल, मतलब नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही आप देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विच वन अमंग द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स टू इंप्रूव मूड एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? कौन सा विटामिन मनोदशा और अवसाद के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा, यह है आपका विटामिन B12। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। रैट फ्ली, तो आप कह सकते हैं इसके कारण ब्लूबोनिक प्लेग होता है, बुबोनिक प्लेग, जो आपका सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सैंड फ्लाई के कारण आपका काला जर होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। सी ऑप्शन लिखा है से फ्लाई, इसके कारण आप कह सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, बी वाला आपका करेक्ट लिखा हुआ है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ रंग दिया हुआ है, दूसरी तरफ पिगमेंट या वर्णक का नाम लिखा हुआ है, रंजक का नाम। तो सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद टमाटर का जो लाल रंग है, ध्यान रखिएगा, ये आपका लाइकोपीन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग, ये आपका कैरिकाथेंजिन के कारण होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी हल्दी का जो पीला रंग है, ये आपका जेंथोफिल के कारण होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। फॉस्फोरस की कमी के कारण आप कह सकते हैं दांत व हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो सल्फर है ना, यहाँ पर आप कह सकते हैं गंधक प्रोटीन की कमी के कारण होता है, आप कह सकते हैं प्रोटीन कमी पैदा कर देता है। जो पोटेशियम है, इसके कारण लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, निम्न रक्तचाप। और जो क्लोरीन है, इसकी कमी के कारण आप कह सकते हैं भूख की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बाकी सारे इनकरेक्टली मैच्ड हैं, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी चिकन पॉक्स, फुट एंड माउथ डिजीज और रेबीज, ये तीनों ही वायरस के कारण होते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। तो प्लेग जो है, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, पेस्ट्यूला पेस्टिस, आप कह सकते हैं करेक्ट है। टिटेनस में लिखा हुआ है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो गलत है, ध्यान रखिएगा। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है, इसके कारण एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा गलत लिखा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना था, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61। करेक्ट ऑप्शन का यहां पर आपको चयन करना है। ट्यूबरस रूट्स जो है, तो यहां पर आपको एक तरफ लिखा हुआ है फल या सब्जियों के नाम, और दूसरी तरफ बताना है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ट्यूबरस रूट फैमिली से या कंदिल जड़े फैमिली से आपका कौन से क्या बिलोंग करता है? तो स्वीट पोटैटो या फिर शकरकंद। वहीं पर अगर हम पुलकित जड़ों की बात करें तो यहां से बिलोंग करते हैं आपके दहलिया। ठीक है, ग्रंथिल जड़ें जो होती हैं, ये आपकी हम कह सकते हैं अम्बा हल्दी की हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मणिकायम जड़ें जो हैं, ये आप कह सकते हैं ग्रेप्स की होती हैं या अंगूर की होते हैं। ठीक है, ये इससे बिलोंग करते हैं, मणिकायम जड़ों से। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। चूषण मूल या सकिंग रूट्स, यहां पर हम कह सकते हैं कि ये अमरबेल की बात हो रही है, डॉडर। ठीक है, श्वसनी मूल जो है, श्वसनी मूल आपका कह सकते हैं राइजोफोरा का होता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी एपिफाइटिक रूट्स आपके ऑर्चिड्स के होते हैं, आर्किड के। और स्वांगीकार मूल जो होते हैं, ये आपके सिंघाड़ा के होते हैं, ध्यान रखिएगा, वाटर चेस्टनट के। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, तो जो कोकोनट है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रोप टाइप का
आप कह सकते हैं फ्रूट होता है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी हेस्पेरिडियम होता है आपका ऑरेंज, सोरोसिस टाइप का होता है आपका जैक फ्रूट जिसको आप कटहल के नाम से जानते हैं, और ब्लास्टा टाइप का होता है आपका अनार या पोमग्रेनेट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज नॉट द मेजर वैरायटी ऑफ बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड आप लौकी को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो लौकी के वैरायटी में से कौन सी नहीं है, तो पूसा मेघदूत, पूसा लांबी और पूसा नवीन, ये तीनों ही ध्यान रखिएगा बॉटल गार्ड या लौकी की वैरायटी है। बाकी जो पूसा लाल है डी ऑप्शन, ये आपकी अनियन की वैरायटी है या प्याज की वैरायटी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 65, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो रेस्परीन जो है आप कह सकते हैं इट इज ऑब्टेन्ड, रेस्परीन जो होता है ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अभी निकोटीन पहले देख लेते हैं, मिला लेते हैं। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द टोबैको, निकोटीन को टोबैको से ऑब्टेन किया जाता है। कैफीन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफी प्लांट, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी कॉर्क जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ओक ट्री, और जो रेस्परीन है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ राउल्फिल्फिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन केवल करेक्ट लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रामसर स्थल एक तरफ लिखे हुए, दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। तो भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि एक रामसर साइट है इंडिया में, ये कहाँ पर मौजूद है, ये आपकी हरियाणा में मौजूद है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद थोल झील वन्य अभ्यारण्य ये आपका गुजरात में है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अष्टमुंडी आर्द्रभूमि ये आपका केरल में है, और बीज कंजर्वेशन रिजर्व ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका पंजाब में है। ठीक है, या फिर व्यास संरक्षण रिजर्व जो है आपका पंजाब में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैड फर्स्ट बीन नोटिफाइड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा स्थल यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सबसे पहले अधिसूचित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की पर्वतीय रेल, तो ये आपकी कहाँ पर है, भारत की पर्वतीय रेल माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, ये आपकी तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको अधिसूचित किया गया था 1999 में। उसके बाद है आपका एलिफेंटा की गुफाएं, ये आपकी अधिसूचित हुई थी 1987 में। फतेहपुर सीकरी आपका अधिसूचित हुआ था 1986 में, और जो पूर्णांक का सूर्य मंदिर है ये आपका स्टेब्लिश हुआ था या फिर यूनेस्को वर्ल्ड एंड कल्चरल हेरिटेज साइट में अधिसूचित किया गया था 1984 में। तो देखिए सबसे आप कह दीजिए पहले कौन सा सूचित हुआ है, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ लोक नृत्य या फोक डांस का नाम लिखा हुआ है। तो सिक्किम का आपका है ताशी यांगकू, ध्यान रखिएगा सिक्किम का है ताशी यांगकू। उसके बाद अगर मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर में आपका लाई हरोबा है, मेघालय में आपका नोंग क्रेम है, और नागालैंड में आपका गेथिंगलिम है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। मालेगाम कमेटी, ध्यान रखिएगा ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं, माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, बाकी सारा आपका सही मिलान है। ए वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो जो आपके फैक्ट्रीज एक्ट रूल्स हैं ये आपके 2011 के थे। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना आपकी 2006 की थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये आपकी ध्यान रखिएगा 2002 की थी। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के निदेशकों के न्यायालय के माध्यम से नियंत्रण को मजबूत किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ध्यान रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट में जो विवाद था, बेसिकली ये विवाद किसको लेकर के था, गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उनको लेकर के विवाद था। ठीक है, उसको दूर किया गया था 1781 का जो आप कह सकते हैं अमेंडिंग एक्ट आया था उसके द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के निदेशकों के न्यायालय के माध्यम से नियंत्रण को मजबूत किया गया था। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात की जा रही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी थी। तो द्वैध जो शासन था उसको खत्म समाप्त कर दिया गया था किस एक्ट के द्वारा, तो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, तो 74 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, डबल गवर्नमेंट एबॉलिश कर दिया गया था
बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और इसी के बाद आप कह सकते हैं कि जब 1858 का एक्ट आया था, इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला गया था, ठीक है। तो इसी के द्वारा ही यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इनको हटा करके आप कह लीजिए सबसे पहले गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम बदल के कर दिया गया वायसराय, और यहाँ पर एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय कौन बने थे आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन का। बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल 1862, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा 1866 में। तो यही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन यही हमारा करेक्ट है। पंजाब में विधानसभा परिषद का गठन हुआ था 1897 में, तो ये भी करेक्ट है, ए वाला भी करेक्ट है, बी गलत लिखा हुआ है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली की स्टार्टिंग की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1859 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। तो 1862 में हम कह सकते हैं तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में मनोनीत किया था। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 78। 1909 का जो विधान परिषद अधिनियम आया था उसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी? तो 16 से बढ़ा करके टोटल 60 कर दी गई थी। 7वां आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79। सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का। तो पहला है ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। अगला है नाटो, नाटो का हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है, ये कि बेल्जियम में है। उसके बाद एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एपीईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ये आपका क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन कहाँ पर है? सिंगापुर में है। तो देखिए ये उल्टा मैच है और बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। गलत विकल्प का आपको चयन करना है सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के संबंध में। तो जो सेफ सिटी इंडेक्स आया था 2021 का, उसमें ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे था आपका कोपेनहेगन। उसके बाद आपका अगर हम बात करें न्यू दिल्ली का, तो न्यू दिल्ली की रैंकिंग थी 48, मुंबई की रैंकिंग थी 50, लेकिन ध्यान रखिएगा सिंगापुर द्वितीय रैंक पर नहीं था, ये आपका 3rd प्लेस पे था। तो गलत विकल्प का ही चयन करना था, डी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81। इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू एशिया पावर इंडेक्स 2021। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे रूस नहीं था, ये आपका था अमेरिका, ठीक है, यही गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरी रैंक पे चाइना था, जापान था तीसरे पे, भारत था चौथी पे। अगला क्वेश्चन नंबर 82। गलत विकल्प का चयन करना है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा पहले रैंक पे आपका स्वीडन नहीं था, स्विट्जरलैंड था, और स्वीडन था आपका दूसरे रैंक पे, डेनमार्क था आपका तीसरे रैंक पे, ठीक है। और इंडिया का जो रैंकिंग लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका देखिए 42nd रैंक, ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंकिंग थी 43rd। तो डी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। थोड़ा सा इसमें देखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, तो इस क्वेश्चन में क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, तो जो आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 था, उसमें नंबर 1 पे आपका था स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे था स्वीडन, डेनमार्क था तीसरे नंबर पे, इंडिया की रैंकिंग थी 43rd। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या हुआ है कि यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं पूछना चाहिए था, यहाँ पर इनको करेक्ट पूछना चाहिए था, ठीक है। तो करेक्ट आपका देखिए क्या है, करेक्ट सी वाला ऑप्शन है, बाकी सारे इनकरेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा मिसप्रिंट है, आप कैसे कह सकते हैं मिसप्रिंट, ह्यूमन एरर, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 थी, उसमें नंबर 1 पे था आपका स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे था आपका स्वीडन, डेनमार्क की रैंकिंग तीसरी थी, जो कि सही है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भारत की 42वीं रैंक नहीं थी, भारत की थी 43वीं रैंक, ठीक है। तो गलत नहीं, आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। सही विकल्प का देखिए यहाँ पर चयन करना है, लिखा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यूएनईपी के द्वारा। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है।
तो जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एमिशन गैप रिपोर्ट ध्यान रखिएगा ये जारी किया जाता है यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। अनुच्छेद 61 के संबंध में आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 61 जो है ये आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में संदर्भित है, मतलब प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 85। करेक्ट आर्टिकल रिलेटेड टू द सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन से संबंधित सही अनुच्छेद कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 85। ठीक है, यहां पर आर्टिकल 85 या अनुच्छेद 85 की बात की जा रही है, 85 की। बाकी जो अनुच्छेद 87 है ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट सेप। अनुच्छेद जो 84 है आपका ध्यान रखिएगा, इट इज द नथिंग बट द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो मेंबरशिप होती है एमपी पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा, उनके क्वालिफिकेशन की बात की जाती है आर्टिकल 84 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सही विकल्प का आपको चयन करना है। आर्टिकल 79 जो है इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, संसद का गठन। आर्टिकल 80 जो है इट इज नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद 81 जो है ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा की या लोकसभा की संरचना की बात क्या करता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है भारत का महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है आर्टिकल 76 में होता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 नहीं अनुच्छेद 26 देता है, तो पहला ही गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन, 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन और 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय विधानसभा की विशेषता प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके फ्रांस से लिए गए हैं। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पार्ट 18 जो है ध्यान रखिएगा ये इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बताता है। ठीक है, जो पार्ट 18 है ये आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताता है। पार्ट 15 आपके इलेक्शन से रिलेटेड है, निर्वाचन से, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद पार्ट 9B जो है ये आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है और पार्ट 4A जो है ये आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पार्ट 9B जिसमें आप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है संविधान में, किस अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 9B ऐड किया गया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो आपकी ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, कितने स्टेट्स उसमें शामिल हैं, तो टोटल 4 स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स हैं ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। तो इस लिस्ट में देखिए छत्तीसगढ़ नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ उनकी सीट्स हैं लोकसभा के अंतर्गत। तो छत्तीसगढ़ की टोटल 11 सीट्स हैं, करेक्ट है। झारखंड की 13 नहीं है, ध्यान रखिएगा, झारखंड की 14 है, तेलंगाना की 17 है और उड़ीसा की आप कह सकते हैं 21 है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92। इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 में की गई थी और ये कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, ध्यान रखिएगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आपका 1890 बनाया गया था कोलकाता में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी आपका 1916 में बनाया गया था कोलकाता में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा में कौन सा इंस्टीट्यूट लोकेटेड नहीं है, तो देखिए जो कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है ये आपका हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा। ठीक है, कैटल ब्रीडिंग आपका हिसार में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल में है और सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका करनाल में है। तो ये दोनों करनाल में है, ये आपका हिसार में है हरियाणा में। तो जो बी वाला ऑप्शन लिखा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा ये आपका नागपुर में है, नागपुर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है।
तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ये आपका देहरादून में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी आपका देहरादून में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ध्यान रखिएगा, ये रुड़की में है। ठीक है, सी इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी इंडियन पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो केंद्रीय खारा जल जल कृषि संस्थान, ये आपका चेन्नई में ही मौजूद है, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, ये आपका मैसूर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय ताजा जल कृषि संस्थान, फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर, ये आपका ध्यान रखिएगा भुवनेश्वर में है। और जो राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला है, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी है, ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, सॉरी, ये आपका बेंगलुरु में है, ये आपका बेंगलुरु में है। तो इस हिसाब से देखिए ए ऑप्शन केवल करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी 2009 में स्टैब्लिश हुई। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 1947 में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति 1863 में अपॉइंट की गई। तीनों ही करेक्ट हैं, कोई भी तीनों ही करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 97, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो आप देख सकते हैं एशिया ग्रुप जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, इंडिया इसका मेंबर है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, इसका इंडिया मेंबर है, 1987 में बनाया गया था। और जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC है, इसका भी इंडिया मेंबर है, 1988 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन लोकेटेड। तो इसका हेडक्वार्टर सबसे पहले जो साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ये आपका 2001 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में। और इसमें टोटल कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो टोटल 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। अब इस लिस्ट में देखिए क्या शामिल नहीं है, तो आप देख सकते हैं अफगानिस्तान इस लिस्ट में शामिल नहीं है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन हेड इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ परमानेंट प्लानिंग कमीशन। तो परमानेंट प्लानिंग कमीशन बनाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम समिति ने कब रिकमेंड किया था, 1948 में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने राजस्थान में भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किया था। तो हम कह सकते हैं जो पोखरण 1 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था राजस्थान में, वो किस 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था, ध्यान रखिएगा, 18 मई 1974 को। उस वक्त आपका 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, चौथी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 101, RBI का मुद्रास्फीति नियंत्रण किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो ये आपका 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में रणवीर सिंह को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यमन के एक मानवीय संगठन को हाल ही में 2021 UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, नॉर्थ कोरिया ने हाल ही में होसांग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल पूर्वक परीक्षण किया है। तो कहां किसने किया है, नॉर्थ कोरिया ने। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि भारत सरकार ने हाल ही में कहां पर एक हिंदू तीर्थ स्थल पर परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, किस देश की फिरोज फैजा बीथर को हाल ही में 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश से रिलेटेड है ये, और हाल ही में 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया। तो 104 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105, असम राज्य सरकार ने हाल ही में किस जिले में 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की है। तो हम कह सकते हैं कामरूप डिस्ट्रिक्ट में।
कामरूप जिला जो है यहाँ पर एक टी पार्क की स्थापना की गई है छैगांव में, ठीक है, आसाम में। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है सही विकल्प का। वैश्विक जलवायु तकनीकी निवेश के रुझान रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड जो है 2021 का, उसके अनुसार आप कह सकते हैं जो चाइना है इट इज ऑन सेकेंड प्लेस, चीन का दूसरा स्थान है, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, स्वीडन आपका तीसरे स्थान पर है, ये करेक्ट हो जाएगा, और भारत जो है ये 8वें नहीं है, ये आपका 9वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा, 9th प्लेस पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107। एक नया भारतीय तट रक्षक जहाज सार्थक हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो इट हैज बीन बेस्ड एट पोरबंदर ऑफ गुजरात, ध्यान रखिएगा गुजरात के पोरबंदर पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। 18th, ध्यान रखिएगा 18वां एशियान भारत शिखर सम्मेलन हाल ही में आप कह सकते हैं कि किसके चेयरमैनशिप में हुआ है, सुल्तान ऑफ ब्रुनई, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 109। इंडो भारतीय अनीता आनंद जो है वो इंडो कनाडियन है, ध्यान रखिएगा। इंडो कनाडियन को हाल ही में कनाडा के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और किस देश ने हाल ही में एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज-4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और किस देश के राजदूत ने इस महोत्सव में भाग लिया था? तो जापान के राजदूत ने इस महोत्सव में भाग लिया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111। पेत्र फियाला हाल ही में चेक रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखिएगा, चेक गणराज्य के, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सौरभ घोषाल हाल ही में मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गए हैं। तो सौरभ घोषाल और चेक गणराज्य, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112। नीति आयोग ने हाल ही में पहली राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है, और कौन सा राज्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक के उच्चतम स्तर वाले शीर्ष 3 राज्यों में नहीं आता है? तो शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। शीर्ष 3 राज्य आपके हो जाएंगे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। ये शीर्ष से आप कह सकते हैं टोटल 5 राज्य हैं टॉप के। तो यहाँ पर आप देखिए शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश नहीं आता है, मध्य प्रदेश आता है शीर्ष 4 राज्यों में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जल्द ही साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। और शेख साहब अल खालिद अल सबा को हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, कुवैत के। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114। किस संगठन ने हाल ही में भारत सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने की मदद के तौर पर $1.5 बिलियन का ऋण दिया है या ऋण को मंजूरी दी है? तो आप कह सकते हैं कि ये दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, ये मंजूरी दी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115। हाल ही में मालदीव भारत और आप कह सकते हैं मालदीव भारत और श्रीलंका, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हैं हाल ही में मालदीव भारत और श्रीलंका के द्विवर्षीय त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास दोस्ती का अभ्यास का नाम क्या है? दोस्ती। इसका आप कह सकते हैं 15th एडिशन, 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो मालदीव भारत और श्रीलंका का जो अब त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास था दोस्ती, है ना, उसका 15वां संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप कह सकते हैं कि टॉप 4 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कौन से हैं? तो नंबर 1 पे आपका आ जाएगा हरिद्वार के बाद आपका देहरादून, फिर आपका उधम सिंह नगर जो आप कह सकते हैं सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला है। उसके बाद आपका आ जाता है नैनीताल, ठीक है। तो यहाँ पर इस लिस्ट में कौन शामिल नहीं है शीर्ष 3 वाले में? आप देखिए नैनीताल शामिल नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कौन सा जिला सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 4 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से उत्तराखंड के हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हैं, इसके बाद आता है देहरादून, देहरादून के बाद हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत। ये हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट डिकेडल ग्रोथ रेट के अनुसार। तो इस लिस्ट में देखिए टॉप 4 में कौन नहीं आ रहा है? चंपावत टॉप 5 में आ रहा है, टॉप 4 में नहीं आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो सबसे आप कह सकते हैं लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जो शीर्ष 4 जिले हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वो कौन से हैं? एक आपका है उत्तरकाशी, जो आप कह सकते हैं उत्तराखंड का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे उत्तरी जिला है ना। उसके बाद आप कह सकते हैं उत्तरकाशी के बाद आपका आ जाता है चामोली, चामोली के बाद आपका आ जाता है पिथौरागढ़, और पिथौरागढ़ के बाद आपका आ जाता है बागेश्वर। तो आप देखिए ये शीर्ष 5 जिले हैं, इसमें बागेश्वर 5वें नंबर पे आता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 119। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ विधानसभा क्षेत्र है, दूसरी तरफ आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है। तो जो घनसाली है, ध्यान रखिएगा, ये टेहरी गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट है, विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद अगर पुरेला की बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी का है, धराली आपका चामोली का ही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और गंगोली हाट है आपका पिथौरागढ़ का है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 120। किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है एरिया के अनुसार? तो यहाँ पर जितने जिले लिखे हुए हैं आप देखिए 1766 के साथ चंपावत सबसे कम पे है, रुद्रप्रयाग है ये आपका 1984 वर्ग किलोमीटर का है, बागेश्वर आपका 2246 वर्ग किलोमीटर का है, और हरिद्वार आपका 2360 वर्ग किलोमीटर का है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121। दून स्कूल की स्थापना कब की गई थी? दून स्कूल की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1935 में, ठीक है। और किसने दून स्कूल की स्थापना की थी? तो सतीश रंजन दास ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122। सही विकल्प का आपको चयन करना है करेक्ट ऑप्शन का, मंदाकिनी रिवर। तो यहां पर आपका गौरी कुंड है, अलकनंदा रिवर में हम कह सकते हैं जोशीमठ, गौरी गंगा नदी जो है ये आपका आप कह सकते हैं जौलजीबी, और सरयू नदी जो है यहां पर बागेश्वर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। चामोली में लिखा हुआ है मलेरी झेलम जल विद्युत परियोजना, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। देहरादून में है किशोर जल विद्युत परियोजना, ये भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट करेक्ट है। बागेश्वर में लिखा हुआ है कीर मोली जल विद्युत परियोजना, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। कीर मोली जल विद्युत परियोजना ये आपकी पिथौरागढ़ में है, ठीक है, बागेश्वर में नहीं है, पिथौरागढ़ में है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी उत्तरकाशी में आपका जाखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना मौजूद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 124। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका चंपावत में ना होकर के कहां पर है? अल्मोड़ा में। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 125। उत्तराखंड राज्य में कृषि आमदनी बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो 21 जनवरी 2004। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 126। कृषि विविधीकरण परियोजना को देश में किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका 1998 में लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका लिखा गया है कि कृषि विविधीकरण परियोजना को उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष लागू किया गया था? तो देश में लागू हुआ था 1998 में, उत्तराखंड में लागू हुआ था 2001 में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 127। गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। चंपावत और पिथौरागढ़ को लासपा दर्रा जोड़ता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। चामोली और पिथौरागढ़ को बाराहोती दर्रा जोड़ता है, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को श्रृंगकंठ दर्रा जोड़ता है, जो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तो तीनों ही करेक्ट हैं, तो आप कह सकते हैं डी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 128। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। उदय कुंड आप कह सकते हैं केदारनाथ, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग, तारा कुंड हम कह सकते हैं पिथौरागढ़, और थिमरी कुंड जो है ये आपका जो तारा कुंड है, ध्यान रखिएगा, तारा कुंड आपका पौड़ी गढ़वाल में ही है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो रुद्रप्रयाग में आपका गौरी कुंड हो जाएगा, और जो थिमरी कुंड है ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 129।
गलत विकल्प का आपको चयन करना है शक्ति समाचार पत्र, ये आपका शुरू किया गया था 1918 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अल्मोड़ा न्यूज़पेपर 1876 नहीं है, 1871 में स्टार्ट किया गया है। ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेक्शनल टेस्ट में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। गलत विकल्प का यहाँ पर आपको चयन करना है गिरिजा किशोरी जोशी संग्रहालय, ये आपका हरिद्वार में नहीं है, ये आपका अल्मोड़ा में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यही हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है। अगला क्वेश्चन नंबर 131, 21-22 में केंद्रीय करों में उत्तराखंड राज्य का अंश हिस्सा कितना था? तो हम कह सकते हैं 7,441 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 132, वित्तीय वर्ष 21-22 में उत्तराखंड राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करेत्तर गैर कर राजस्व कितना आंका गया है? तो हम कह सकते हैं 3,294 करोड़ रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 133, वित्तीय वर्ष 21-22 में किस स्रोत पर अनुमानित व्यय सबसे कम है? तो जो रिडम्पशन ऑन लोन्स है, ऋणों के प्रतिदान पर हम कह सकते हैं सबसे लोवेस्ट है अमाउंट, ये है आपका 4,241 करोड़, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में ज़्यादा है, अगर हम ब्याज की अदायगी की बात करें तो 6,052 करोड़ रुपए हैं। राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों की बात करेंगे तो यहाँ पर 15,260 करोड़ है, और अगर पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर 6400 करोड़ है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, 21-22 में बजट प्रस्ताव के आधार पर राजस्व अधिशेष का कितना अनुमान लगाया गया है? तो जो बजट राजस्व अधिशेष या फिर रेवेन्यू सरप्लस है, ये आपका है 115 करोड़ का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135, गलत विकल्प का चयन करना है नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 के संबंध में। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 के संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो जो मणिपुर है, ध्यान रखिएगा, ये चौथे स्थान पर था। उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है, ये आपका दूसरे स्थान पर ही था, जो कि करेक्ट है। सिक्किम आपका पहले स्थान पर था, और उत्तराखंड जो है, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का जो स्थान था ये आपका हम कह सकते हैं, देखिए मणिपुर आपका चौथे स्थान पर हो जाएगा। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, गलत नहीं, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट का सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का। तो आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, तो करेक्ट विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, गलत विकल्प का देखिए यहाँ पर चयन करना है इनकरेक्ट ऑप्शन का, विद रिस्पेक्ट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, तो देश के जो शीर्ष 10 जिले यहाँ पर लिखे गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में, उसमें उत्तराखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो हम कह सकते हैं उधम सिंह नगर, और उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है, ध्यान रखिएगा, ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, बाकी जो सीकर है राजस्थान में पहले स्थान पर है, रायगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में है, दूसरे स्थान पर है, और तारन है आपका तीसरे स्थान पर, जो कि पंजाब में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर उधम सिंह नगर वाला 7वें स्थान पर नहीं है, ये 10वें स्थान पर है, डी ऑप्शन हमारा गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 137, हिमालयी राज्यों में ई गवर्नेंस में जनपद, कौन से जनपद की बात की जा रही है? तो रुद्रप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, देश के लगभग 15,000 पुलिस थानों में उत्तराखंड राज्य के कितने पुलिस थानों को शीर्ष 10 पुलिस थानों में शामिल किया गया है? तो टोटल 2 पुलिस थाने हैं उत्तराखंड राज्य के। एक आप कह सकते हैं मुंशियारी है, मुंशियारी पुलिस स्टेशन, और एक आपका है बनभूलपुरा। ठीक है, तो ये 2 पुलिस स्टेशन है जो कि आप कह सकते हैं जो शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन है पूरे देश में, उसमें उत्तराखंड राज्य के 2 पुलिस स्टेशन शामिल है। अगला क्वेश्चन नंबर 139, किस शहर को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए नेशनल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ऋषिकेश है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 140, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है बजट के आधार पर। तो लिखा हुआ है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना 20 करोड़ रुपए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 25 करोड़, और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 13 करोड़। तो सारे ही सही हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक ने इंडियन जियोइड मॉडल और कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर को विकसित करने में योगदान के लिए यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट अवार्ड जीता है? तो हम कह सकते हैं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने। ठीक है, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 142,
भारतीय मूल के अनिल मेमन स्पेस एक्स के, ध्यान रखिएगा, भारतीय मूल के जो अनिल मेनन है, ही हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फ्लाइट सर्जन ऑफ स्पेस एक्स। ठीक है, और अनिल मेनन जो है ही इज अ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द अमेरिकन एयरफोर्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 143। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने कितनी भाषाओं के साथ भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है? तो टोटल 22 भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव का निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 143 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144। बहरीन के रिफा शहर में आयोजित एशियन युवा पैरा खेलों में भारत ने 41 पदक जीते हैं। इन पदकों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की संख्या कितनी है? तो जो गोल्ड मेडल है वो टोटल 12 थे, ध्यान रखिएगा, और सिल्वर मेडल आपके 15 थे, और कांस्य या जो ब्रोंज मेडल थे 14 थे। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 145। हाल ही में किस संस्था ने 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के लक्ष्य के साथ एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर बार कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स एंड ऑप्शंस? तो हम कह सकते हैं टूल बार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 147। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? कर्सर जो होता है वो ब्लिंक करता रहता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क? तो जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन, है ना, ये स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो इज यूज्ड इन बोथ द फाइल एलोकेशन टेबल एंड एंटी फाइल सिस्टम? तो ध्यान रखिएगा, फाइल एलोकेशन सिस्टम और एंटी फाइल सिस्टम दोनों में विंडोज 200 का इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज यूनिक्स डेवलप्ड? यूनिक्स कब डेवलप किया गया था? तो 1969 में। ठीक है, 1969 में यूनिक्स डेवलप किया गया था। और इन विच लैंग्वेज वाज यूनिक्स फर्स्ट रिटन? तो पहली बार आप कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। री रिटन हुआ था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, री रिटन हुआ था आपका, आप कह सकते हैं दोबारा लिखा गया था सी प्रोग्रामिंग में, सबसे पहली बार लिखा गया था असेंबली लैंग्वेज में। 1969 में ये डेवलप किया गया था यूनिक्स। तो 150 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session.